नमस्ते दोस्तों, मैं सुरेश नेमकर आपका स्वागत करता हूं। आज का पॉडकास्ट हमने शूट किया है शुभम लोनारकर के साथ। शुभम ने बेसिकली इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है सीओपी कॉलेज से और अभी करंटली वो वर्क करे एज अ डिजाइन इंजीनियर एट एमएनसी कंपनी। ये पॉडकास्ट बेसिकली आपके लिए यूजफुल है अगर आप 11-12 स्टैंडर्ड स्टूडेंट हो या इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो। बेसिकली हमने ये भी डिस्कस किया कि किस तरह से आपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। साथ ही हमने ये डिस्कस किया है कि आपने आपके इंजीनियरिंग के 4 साल किस तरह से प्लान आउट करने चाहिए। फर्स्ट ईयर में क्या करना चाहिए, सेकंड थर्ड ईयर कितना बड़ा रोल प्ले करता है और फाइनल ईयर सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये पॉडकास्ट आपको काफी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा और सबसे इंपॉर्टेंट आपका एक डाउट सॉल्व करेगा, यानी कि वो टायर 1 कॉलेज, टायर 2 या टायर 3 कॉलेज के बारे में। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को लगता है अगर मुझे अच्छा कॉलेज लगा तो ही प्लेसमेंट होगा, बट यहाँ शुभम ने काफी ज्यादा इंसाइट शेयर किए कि किस तरह से आप टायर 3 या टायर 2 कॉलेज में रह के भी एक अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हैं। तो आप एंड तक पॉडकास्ट देखिए। कुछ भी डाउट्स है, क्वेरीज है, आपका जो भी फीडबैक है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। एंजॉय द पॉडकास्ट। थोड़ा यहाँ पे ट्विस्ट है, मुझे लगा था IIT इंदौर, नहीं तो पूरा डूबो। ऐसा चाहिए या पैशन चाहिए शुभम, यहाँ ब्रो टिप लाइफ में? डिस्ट्रैक्शन भी इम्पोर्टेंट। 4 साल भाई तू इस तरह से भी करेगा ना तो तू फाइट मार लेगा, तू बीट कर लेगा, वो सीओपी का हो, VGTA का हो या और किसी भी इंस्टीट्यूट्स का। हेलो शुभम, कैसे हो? ओके, सो चलो थोड़ा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए आपका। So thank you Suraj, first of all for having me. And so basically I'm Shubham Lonarkar. So I belong to Morshi. It is a small town in Amravati district. So my schooling वहीं से हुआ सब, मोर्शी में। उसके बाद I shifted to अमरावती for 11th-12th. So जैसे बाकी सब लोग अपने गांव से सब बोरिया बिस्तर उठा के अपने मतलब जो भी पास का शहर हो वहाँ पे निकलते, मैं भी वैसे निकल पड़ा। सो आफ्टर दैट 11th-12th मैंने वहाँ से किया। देन आई प्रिपेयर्ड फॉर JEE CET, जो भी सब कर रहे थे तब, जो गोल्डन एरा था 2015-14 का, सब लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले रहे थे, तो मैंने भी वही लिया। तो आई शिफ्टेड टू पुणे COEP, 4 साल वहाँ पे बिताए। उसके बाद 4 साल अभी कंपनी में बिताए। सो अभी 8 साल हो गए पुणे में, तो आगे देखते हैं। सही है। सो शुभम, कहीं ना कहीं COP हो गया, इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन महाराष्ट्र और काफ़ी बच्चों का ड्रीम कॉलेज भी रहता है। तो CET के बारे में काफ़ी बच्चों को प्रिपरेशन टिप्स लगती है, आप भी बता सकते हो ऑफ कोर्स। तो थोड़ा JEE CET का क्या जर्नी रहा आपका, वो भी बताइए। हाँ, तो एक्चुअली एक थोड़ा यहाँ पे ट्विस्ट है। तो ट्विस्ट ऐसा है कि मैंने आई एम फ्रॉम 2013 बैच, 10th वाला बैच। सो 15 में आई क्लियर्ड JEE मेंस पे मुझे कॉलेज लगा था COEP, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं था। तो एट द सेम टाइम JEE एडवांस भी दिया था, तो JEE एडवांस से मुझे कॉलेज लगा था IIT इंदौर। सो आई वेंट देयर, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ी फैमिली प्रायोरिटीज़ और फैमिली इश्यूज़ हो गए थे, मेडिकल इमरजेंसीज एंड ऑल, सो आई कुड नॉट फोकस। एंड एट द मोमेंट वहाँ पे आई वॉज नॉट दैट मच सेटिस्फाइड, बिकॉज आई न्यू कि मेरे को इससे अच्छा और मिल सकता है, क्योंकि IIT इंदौर तब इतना कुछ अच्छा कॉलेज नहीं था, अभी बहुत अच्छा कॉलेज है। तो मैं जैसे छोड़ता हूँ कुछ चीज़ें अच्छी बन जाती है। तो फिर सो आई ड्रॉप्ड आउट। मैंने डिसाइड किया कि एक और चांस देते हैं खुद को, क्योंकि खुद में कैपेबिलिटी थी, वो पता था, तो अच्छा कॉलेज निकालूंगा। सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अगेन फॉर JEE मेंस एडवांस। फिर जब नवंबर-दिसंबर के अराउंड शायद कुछ तो भी फॉर्म निकलता है, तब मैं फॉर्म भरने के लिए गया। तो मुझे एक बात पता चलती है कि एक बार आपने IIT के लिए एडमिशन ले लिया, सो देन यू कैनॉट टेक इट अगेन फॉर BTech। सो दैट वाज अ शॉकर फॉर मी, क्योंकि ऑप्शंस मेरे लिमिटेड हो गए। फिर उसके बाद IIT चला ही गया, IIT चले गए, तो IIT चले गए। सो फिर देन द नेक्स्ट ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन वाज COEP पुणे। सो उस टाइम थोड़ा सा चेंज हुआ था। पहले 1 साल पहले तक JEE मेंस से COEP ले रहा था, उसके बाद वो चेंज ईयर में CET आया था, तो फिर एडमिशन CET से होने थे। बोला ठीक है, अभी CET देना पड़ेगा। तो स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर CET 2-3 months बिफोर द एग्ज़ाम।
तो मोस्टली मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट दिए. सो मैथमेटिक्स वॉज माई अपर हैंड. सो मैथमेटिक्स जितना कवर हो सके वो कवर किया, क्योंकि 100 मार्क्स का मैथमेटिक्स था, 50 केमिस्ट्री और 50 अपना फिज़िक्स. तो फिर उसमें से स्कोर किया और मैक्सिमम मैथ्स से खींचा. सो जितना चाहिए था उतना मिल गया. सो देन आई केम टू CUP. लेकिन जो भी अभी मतलब प्रिपेयर कर रहे हो, तो JEE मेंस कर रहे हो, एडवांस कर रहे हो, टारगेट सेट कर लो पहली बात तो, और पहली बार में पूरा जान झोंक दो. और जो CET के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट और जो JEE मेन एडवांस के लिए है, तो वहाँ पे JEE मेंस का थोड़ा सा अलग किस्सा है, एडवांस का थोड़ा अलग किस्सा है. तो JEE मेंस में बेसिकली ऑप्शंस बेस्ड ज़्यादा है, तो ऑप्शंस कैंसल आउट करके भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. लेकिन एडवांस में आपको पूरा इन डेप्थ नॉलेज लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि उसमें कैसा है कि एक को दूसरे में घुसाड़ेंगे, फिर उसको तीसरे में घुसाड़ेंगे. मतलब एक टॉपिक के अंदर दूसरा टॉपिक के अंदर तीसरा टॉपिक. तो अगर पहला टॉपिक ना आता हो तो हाँ, तो फिर जैसे फिर तीसरा टॉपिक नहीं आएगा, तो वहाँ पे पूरा नॉलेज लगेगा. लेकिन JEE मेंस फिर भी क्लियर कर पाओगे विद ऑप्शंस कैंसिलेशन. यस. अभी जैसे वो तो काफ़ी बड़ा ट्विस्ट था कि IIT छोड़ा, फिर IIT में बोलो कि भाई लेंगे ही नहीं, चलो. तो फिर अभी जैसे आपने प्रिपरेशन किया जो एग्ज़ाम से JEE एडवांस, कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो रिपीट करते हैं. आपको भी पता है काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स रिपीट करते हैं. आपको कोई ऐसे रूल है या आपने कुछ ऐसे फिगर आउट किया कि कब रिपीट करना चाहिए कब नहीं? क्योंकि कभी कभी मैं देखता हूँ, वन ऑफ माई फैमिली फ्रेंड लाइक वो नीट का रिपीट कर रहे पिछले 3 साल से, और मेरी छोटी सिस्टर उसकी आई मीन सेम एज ग्रुप की, इसका फाइनल ईयर आ गया और अभी BSc कुछ तो भी एडमिशन लेने वाले हैं. तो रिपीट करने के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? किस स्कोर पे करना चाहिए या किस सिचुएशंस में नहीं करना चाहिए? उस पर कुछ बता सकते हो आप? बिल्कुल. तो रिपीट करने में तो भी मतलब 1 साल तो रिपीट किया था, तो आई कैन स्पीक. और मेरे बहुत से दोस्त भी है जिन्होंने किया था रिपीट. तो मतलब उन्होंने तो बेसिकली इसके लिए किया था, नीट के लिए किया था. तो रिपीट का ऐसे है कि पहली बार जब एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको एक आइडिया आ जाता है कि आप मतलब कितने गहरे पानी में तैर सकते हो. तो अगर डूबना है तो पूरा डूबो. मतलब फिर लोग होते हैं जो 3, 4, 5, 6 साल करते हैं, लेकिन इतना खींचने से बेटर है कि एक बार मैं बोलूँगा कि एक चांस दो खुद को रिपीट करने का. ज़्यादा उससे ज़्यादा मत खींचो, क्योंकि एट द एंड आप भी वहीं पे पहुंचोगे, दूसरा बंदा भी वहीं पे पहुंचेगा. दूसरा बंदा सिर्फ 2 साल पहले पहुंचेगा, आप 2 साल बाद पहुंचोगे. तो इतना भी ज़्यादा रिपीट के पीछे मत लगो, 1 साल मैक्सिमम. दैट्स व्हाट आई थिंक. स्कोर रिलेटेबल है कि नहीं? मींस फॉर एग्जांपल 100 आउट ऑफ मुझे अगर 40% मिले, तो स्कोर मैटर करता है रिपीटर के डिसीजंस में, या मैंने फिर भी रिपीट आई मीन मुझे अगर लगता है नहीं मैंने काफ़ी टाइम पास किया, डिस्ट्रैक्ट हो गया था, अभी मैं कर लूँगा, तो स्कोर है डिसीजन फैक्टर या नहीं है? यस एंड नो. तो क्योंकि मतलब जैसे आपने बोला कि अगर बंदा डिस्ट्रैक्ट हो गया है या फिर उसका कुछ तो भी और अलग प्रायोरिटीज आ गया है लाइफ में, तो और फिर वो सुधरना चाहता है या फिर पता है कि वो निकाल लेगा, सो दैट इज़ वन थिंग. लेकिन अनदर थिंग इज़ कि कोई बंदा उसने पहली बार अच्छे से प्रिपेयर किया है, बहुत प्रिपेयर किया, लेकिन थोड़े से रह गया, लेकिन उसको पता है कि अगर मैं थोड़ा और अगर कर लूँ तो मैं निकाल लूँगा. सो दैट इज़ ऑल्सो अ फैक्टर. मतलब अगर किसी को 80% चाहिए थे लेकिन 70 तक आके रुक गया, लेकिन एक बार जो एक्सपीरियंस मिल जाता है कि कहाँ गलतियाँ हुई, इससे क्या सीख मिल सकती है, तो फिर वहाँ से वो बंदा शायद 70 से 90 भी जा सकता है. तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन. अगर कोई कुछ और प्रायोरिटी में चला गया हो तो फिर वो अलग बात है. तो अभी आते हैं COP. और बेसिकली जैसे आपका आई मीन 4 साल COP में आपने इंजीनियरिंग किया है, तो COP के कैसे रहे, मीन्स 4 साल कैसे रहे, क्या चीज़ें आपने वहाँ सीखी है, और आई मीन हाउ इज़ द COP इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉलेजेस? सो बेसिकली अभी जो है ज़्यादातर जो Tier 1 कॉलेजेस रहते हैं, IITs रहते हैं या फिर NITs रहते हैं या फिर प्रीमियम कॉलेजेस जो रहते हैं, उनमें सब एक चीज़ कॉमन रहती है, उसमें मोस्टली क्रीम लेयर जो है वो चला जाता है. तो जो इम्पोर्टेंस है वो कॉलेज से ज़्यादा स्टूडेंट्स का रह जाता है, क्योंकि
कॉलेज में जो है, जो यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा Tier 2 कॉलेज में, वही पढ़ाया जाएगा, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। लेकिन वहाँ पे जो पढ़ाएंगे वो जानते हैं कि हम पढ़ाए या ना पढ़ाए, फिर भी ये बंदे कर लेंगे, क्योंकि मतलब कोई बंदा अगर वहाँ तक पहुँच रहा है, सो ही नोज़ हाउ टू क्रैक द थिंग्स, ठीक है, क्योंकि उससे पहले भी उसने ये सब चीज़ें करके वहाँ तक पहुँचा है। तो CUP का या फिर कोई भी Tier 1 कॉलेज का एक इम्पॉर्टेंस या फिर एक फैक्टर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है कि एक्सपोजर आपको ज़्यादा मिल जाता है किसी चीज़ के लिए। तो जैसे वहाँ पे क्लब्स रहेंगे, टेक्निकल क्लब्स रहेंगे, वो ज़्यादा रहेंगे कंपेयर टू Tier 2 कॉलेज। जो फंडिंग रहेगी वो आपको वहाँ पे ज़्यादा मिलेगी, जो कंपनीज से फंडिंग मिलती है प्रोजेक्ट्स के लिए वो वहाँ पे ज़्यादा मिलेगी कंपेयर टू Tier 2 कॉलेज। ऐसे नहीं है कि Tier 2 कॉलेज का भी बंदा वो चीज़ नहीं कर सकता है, कर सकता है, लेकिन बस है कि उसको हाथ पैर ज़्यादा मारने पड़ेंगे। तो मेरा CUP का जर्नी ऐसा था कि फर्स्ट ईयर मुझे जो है एग्ज़ाम के पहले फर्स्ट सेम में डेंगू हो गया। तो मेरी एग्ज़ाम अभी 2 वीक के बाद है और मैं वहाँ पे 2 वीक पहले अस्पताल में एडमिट हूँ। तो जब जस्ट 2 दिन पहले मैं आता हूँ एग्ज़ाम के और लोगों से पूछ रहा हूँ कि सिलेबस क्या है कि यहाँ से मेरी फर्स्ट ईयर की शुरुआत थी, लेकिन फिर भी डिसेंट स्कोर मैंने कर लिया था। लेकिन फिर फर्स्ट ईयर तो आपका मतलब कॉमन रहता है, तो सब लोग साथ में रहते हैं। फिर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर मोस्टली इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ज़्यादातर जो टेक्निकल चीज़ है वो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में पता चलती है। बस एक एडवाइस मेरी जो मतलब अभी जो अपकमिंग जनरेशन है या फिर जो लोग हैं, कि ज़्यादातर टेक्निकल पे भी फोकस करो, लेकिन थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों पे फोकस करो। मतलब जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकली चीज़ों को समझ सको। तो अभी हमारे टाइम पे यूट्यूब भी इतना कुछ ज़्यादा फेमस नहीं था। हाँ, तो अभी जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल है, बहुत सारी मशीनरीज, टेक्नोलॉजी, बहुत कुछ इम्पोर्टेंट अवेलेबल है अभी। तो फिर पैरेलली जब आप थ्योरी समझ रहे हो तो प्रैक्टिकल भी उसका समझो, मतलब आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा और वही आगे जाके आपको काम में आएगा कि चीज़ें वर्क कैसे करती है, एक्चुअल जो एनवायरनमेंट है उसमें वर्क कैसे करती है। तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर बेसिकली आपका टेक्निकल रहेगा, फोर्थ ईयर तो आपका प्लेसमेंट में जाएगा और जो लास्ट में वो पार्टी में जाएगा। करेक्ट। सो यहाँ एक थोड़ा मैं कॉलेज वर्सेस ब्रांच के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि अभी एडमिशन प्रोसेस हुआ है MSTCT का, JEE का, और काफ़ी स्टूडेंट्स के हमारे डाउट्स आते हैं कि सर मैं कॉलेज कॉम्प्रोमाइज़ करूँ कि ब्रांच। अभी जैसे आपने बोला हमारे टाइम पे गोल्डन एरा था मैकेनिकल का, ऑफकोर्स मैंने भी वही कि मैकेनिकल को चाहिए तो कोई भी कॉलेज मिलेगा तो भी सही है। तो अभी ITCS का चल रहा है, हर किसी को ITCS चाहिए, कोई Tier 3 या कितना भी कोई कॉलेज हो नॉर्मल, वहाँ पे भी एडमिशन स्कोर जा रहा है 80-85 परसेंटेज तक। कॉलेज इंपॉर्टेंट है या ब्रांच, और अगर कोई है तो क्यों है, उसके पीछे आपका लॉजिक भी बताइए। तो एक्चुअली मेरा थोड़ा सा क्वेश्चंस चेंज करना चाहूँगा मैं। तो मतलब ऑप्शंस ऐसे रहेगा कि पैसा चाहिए या पैशन चाहिए। इट्स अप टू पर्सन, बट चलो पैशन तो रहता है, फर्स्टली पैशन लगता है लोगों को, हाँ। बाद में थोड़े कंसेप्ट क्लियर होते हैं लाइफ के। करेक्ट। तो जैसे अभी वो टाइम पे मैंने पैशन फॉलो किया था, तो मैकेनिकल लिया था, क्योंकि बचपन से ही गाड़ियों का मतलब मशीन्स का जैसे शौक था। तो अगर किसी को पैसा प्रायोरिटाइज करना है तो फिर वो कॉम पे IT ले सकता है, क्योंकि अभी वो बूमिंग ब्रांच है। हमारे टाइम पे मैकेनिकल था तो जैसे, लेकिन एक बात है कि मतलब अगर पैशन फॉलो करोगे तो आगे जाके उसमें तुम कुछ ना कुछ तो भी कर ही लोगे। लेकिन अभी अगर पैशन को मार के कुछ और सब्जेक्ट लो या फिर और कोई ब्रांच लोगे तो फिर आगे जाके वो फ्रस्ट्रेशन आएगा। अभी नहीं आएगा, अभी पैसा दिखेगा, उसके बाद एक पॉइंट के बाद फ्रस्ट्रेशन आएगा। लेकिन एट दी एंड वो बंदे पे डिपेंड करता है, पर्सन पे डिपेंड करता है कि उसको पैसा इंपॉर्टेंट है या फिर पैशन इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अगर किसी ने मैकेनिकल भी लिया तो मैकेनिकल इंजीनियर मोस्टली ऑलराउंडर रहते हैं, वो हर चीज़ में निकल जाएंगे। अब तुम कॉम्प IT में भी देखोगे ना तो अभी 20-30% वाले मैकेनिकल वाले बंदे रहेंगे, क्योंकि वो सीख लेते हैं, ठीक है। लेकिन वही अगर मतलब ऐसा कोई नहीं, कोई भी ब्रांच का बंदा सीख सकता है कॉम्प IT, लेकिन अगर पैशन तुम्हारा अलग ब्रांच में है तो पहले वो कर लो। बस यही बात है कि कोई बंदा कॉम्प IT करके अभी जिस लेवल पे पहुंच जाएगा तुमको थोड़ा टाइम लगेगा,
बस यही बात है। लेकिन ज़िंदगी भर के लिए कोई ऐसे गीला शिकवा नहीं रहेगा कि तब था कॉम्प आईटी ले लिया, कुछ और ले सकते थे, पैशन फॉलो कर सकते थे, क्योंकि वो ज़िंदगी भर रहेगा, वो नॉलेज ज़िंदगी भर रहेगा तुम्हारे साथ। यही है। सो शुभम, यहाँ ब्रो टिप्स चाहिए थी जो जूनियर्स हमारे भाई है, छोटे भाई बहन, आप 8 साल से आई मीन पुणे में स्टे कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा पुणे में आई मीन FC रोड है, बहुत सारे चीज़ें डिस्ट्रैक्शन, तो क्या सजेशंस करोगे आप जो भी स्टूडेंट्स नागपुर हो, अमरावती, सोलापुर, सांगली, इवन नांदेड़, लातूर रीजन से आते हैं, काफ़ी छोटे छोटे फैमिली से स्टूडेंट्स आते हैं, काफ़ी इंजीनियरिंग कॉलेजेस से आई मीन पुणे में, तो उनके लिए आपका क्या सजेशंस रहेंगे, क्या ब्रो टिप्स रहेंगे? ब्रो टिप अगर बोलूँ, फर्स्ट ईयर जो है, फर्स्ट ईयर तो खुद को सस्टेन करो जो एनवायरनमेंट है, क्योंकि नया एनवायरनमेंट रहता है तो बहुत सारे लोग जो है मतलब ऐसे हो जाते हैं डिस्ट्रैक्ट फ्लो में। फिर भी ट्राई करो कि फर्स्ट ईयर में थोड़ा सस्टेन करो खुद को, मतलब जो भी सब्जेक्ट्स है वो अच्छे से पास कर लो, क्योंकि आगे जाके ये सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जाके पता चलता है कि जो तुमने जो बैकलॉग लगाए हैं वो तुम्हारी फोर्थ ईयर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कुछ कंपनीज का क्राइटेरिया रहता है कि उनको बैकलॉग नहीं चाहिए। तुम फर्स्ट ईयर में बैकलॉग लगा लोगे, सेकेंड ईयर में निकाल भी लोगे, लेकिन वो जाके फोर्थ ईयर में तुमको बहुत परेशानी देगा। क्योंकि मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग थे तो जिनका ऐसे हुआ कि फोर्थ ईयर में देयर पॉइंटर वाज डिसेंट, लेकिन फिर भी MNC उनको स्क्रूटिनी कर रही थी क्योंकि वो ले ही नहीं रहे थे, उनका इंटरव्यू नहीं ले रहे, तो वो लिटरली उनके जो पैनल था उनके आगे जाके मतलब गिड़गिड़ाने के बाद भी वो नहीं ले रहे थे। तो ऐसे क्राइटेरिया रहते हैं, तो ट्राई करो कि फर्स्ट ईयर में कीप इट सिंपल, सस्टेन करो। फिर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में ट्राई करो कि टेक्निकल क्लब्स वगैरह रहते हैं तो उसमें जाके जितना प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले सको वो लो। तुम खुद से भी ले सकते हो अगर उतना मतलब डेडिकेट कर सको टाइम, तो देन इट्स फाइन, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो तो वहाँ पे कैसे वो खुद जो है वो तुमसे करवा के लेंगे, तो वो एक है। और फिर मैंने जैसे पहले भी बोला था कि टेक्निकल प्लस प्रैक्टिकल एक्सपोजर दोनों पे काम करो। और फिर फोर्थ ईयर में तो तुम्हारा ज़्यादातर टाइम इंटरव्यू में जाएगा, तो उसके लिए जो है प्रिपरेशन पहले से करो, थर्ड ईयर के एंड से ही प्रिपरेशन चालू कर दो क्योंकि थर्ड ईयर के एंड में तो एक इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, तुमको एक्चुअल में पता चलता है कि कंपनीज में काम कैसे होता है, क्योंकि जो तुम्हारा इधर जो कॉलेज में चल रहा है और उधर का जो है वो पूरी दुनिया अप डाउन है, ठीक है। तो मोस्टली जो इंटरव्यूअर का जो रहता है तुम्हारा जो पहला जो रहता है एप्टी, तो उसके लिए प्रिपेयर करो। वो मोस्टली लोगों की वो निकलती नहीं है, वो आगे जाके स्कोर करते हैं लेकिन ये नहीं निकलती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है एप्टी। देन सेकेंड इज़ यूअर ग्रुप डिस्कशंस। ग्रुप डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्टली कंपनीज जो रहती है वो ग्रुप डिस्कशन रखती है, क्योंकि अगर एप्टी में से ज़्यादा लोग निकाल दिए तो आगे जाके कैसे ये फिल्टर आउट कैसे करेंगे, तो फिर जो ग्रुप डिस्कशंस है, तो ग्रुप डिस्कशंस में भी जनरली 2-3 कैटेगरी के लोग रहते हैं। मतलब एक जो कॉन्स्टेंटली बोलता है, ठीक है, दूसरों को बोलने नहीं देता, तो जो भी रहेगा तुम्हारा इंटरव्यूअर वो ये भी देखता है कि दूसरे को बोलने का चांस दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। तो अगर तुम खुद ही बड़बड़ करोगे और ज़्यादा बड़बड़ी करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। तो ज़्यादातर ट्राई करो कि बीच बीच में बोलो जो भी ज़्यादा जो डिस्कशन चल रहा है उससे अलावा, या फिर उसको काउंटर पॉइंट कुछ कर सको, कुछ अलग पॉइंट अगर दे सको विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो वो ट्राई करो। और फिर आखिरी में समराइज करने का, डिस्कशन समराइज करने का वो भी ट्राई करो। ये 2-3 चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारा इंटरव्यू रहेगा, तो इंटरव्यू में टेक्निकल नॉलेज जो भी तुमने लिया है वो इम्पॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद जो भी कंपनी आ रही है वो कंपनी का पूरा हिस्ट्री और जो भी वेबसाइट पे लिखा है वो एक बार देख लो, मतलब जिस कुएं में जा रहे हो पता तो कितना गहरा है, ठीक है, तो फिर वो देख लो। और ऐसे उसमें से कुछ तो भी ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स भी खुद के दिमाग में रखो, ताकि जब इंटरव्यूअर भी पूछ रहे क्वेश्चन तो फिर आखिरी में तुम भी कुछ पूछ सको उनको, मतलब उनको भी पता चल सके कि ये बंदा इंटरेस्टेड है कंपनी में आने के लिए, क्योंकि वो ये भी देखते हैं कि बंदा इंटरेस्टेड है या नहीं है, या फिर ऐसे टाइम पास के लिए इंटरव्यू देने आया है, जैसे एक्सपीरियंस चाहिए करके। सो दोनों चीज़ें हैं,
तो हाँ बस यही सब है फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर की जर्नी में। फिर फोर्थ ईयर का जो आखिरी सेम है वो तो एन्जॉयमेंट में जाएगा, हमारा कोविड में चला गया वो अलग बात है। अभी जैसे आपने प्लेसमेंट के बारे में बताया, तो आपके प्लेसमेंट के बारे में बात करते कि आपका प्लेसमेंट जर्नी किस तरह से रहा, कि जैसे आपने बोला कोविड में आपका फाइनल ईयर चला गया, मीन्स वो फाइनल जो पार्टीज एंड ऑल, वो हैशटैग फोटोज़ और सिग्नेचर एंड ऑल होता है वो हुआ ही नहीं होगा, उसका दर्द पीड़ा अलग ही रहती ज़िंदगी में। तो फिर आपका प्लेसमेंट जर्नी किस तरह से रहा और क्या प्रॉब्लम आपने फेस किए, और क्या लगता है आपको क्या डिफरेंस हुआ होगा अभी कोविड-19 के प्लेसमेंट्स के टाइम और अभी, तब का मैकेनिकल का प्लेसमेंट, कोर सेक्टर का और अभी का? तो थोड़ा प्लेसमेंट के बारे में बताइए, क्योंकि काफ़ी बच्चों का ना एक ही क्वेश्चन रहता है कमेंट्स बॉक्स में, सर प्लेसमेंट है क्या कॉलेज से? भाई तू जा, प्लेसमेंट रहेगा तो तू अगर कर सकता है तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो काफ़ी चीज़ें रहती है, तो प्लेसमेंट के बारे में आपका एक्सपीरियंस बताइए उसमें। तो एक्चुअली मेरा जैसे है कि जैसे भी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ आती है तो मेरी हेल्थ ख़राब हो जाती है। फर्स्ट ईयर में डेंगू हो गया था, तो आखिरी ईयर में जब जैसे कंपनी चालू हुआ तो वापस से मैं बीमार हो गया, तो 2-3 वीक्स चले गए मेरे उसमें। तो मोस्टली जो इम्पोर्टेंट कंपनीज थी वो आगे चली गई तब तक। सो इस सदमे से रिकवर हुआ, फिर उसके बाद मैंने चालू किया प्रिपरेशन। तो मुझे कोई गाइड करने वाला था नहीं, तो इसलिए मैं आपको कर रहा हूँ, पहले से बता रहा हूँ। तो मतलब पहले से चालू करो, थर्ड ईयर में से। तो मैंने थोड़ा लेट चालू किया तो उसमें थोड़ा समय गया मेरी। फिर उसके बाद प्रिपरेशन वगैरह चालू किया, फिर एक कंपनी में सिलेक्शन हुआ था मेरा, तो नाम अभी नहीं लूँगा। तो उसका जो है सिलेक्शन हो गया, इट वाज एन अमेरिकन कंपनी। तो फिर उसके बाद कोविड आ गया, चाइना। तो फिर उसके बाद सारी कंपनीज का वही हाल था, तो कंपनीज डाउन थी सारी, तो उन्होंने भी प्लेसमेंट स्टॉप कर दिया। तो फिर ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। तो फिर एज अ सेकेंड ऑप्शन आई स्टार्टेड विद IAS प्रिपरेशन। तो IAS प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट किया, मतलब 2 दिन मैंने किया मैंने। तो गेट एंड IAS दोनों था, पैरेलली रख रहे थे। तो फिर उसके बाद ऑन अ रैंडम डे मेरे दोस्त का मैसेज आता है कि मर्क आई है। बोला ये क्या है, ये कौन सी कंपनी, ये क्या है? मैंने वही पूछा उसको कि मर्क आई है। बोला ओके ये क्या है? फिर उसने बोला कि ओके। फिर उसके बाद उसने बोला कि अप्लाई कर दे, देखते हैं। तो मैं कुछ ऐसे ज़्यादा प्रिपरेशन के साथ नहीं गया था, मैंने एप्टी दी। उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ, पहला टेक्निकल इंटरव्यू था, उसके बाद फिर मैनेजर इंटरव्यू था। तो मैनेजर इंटरव्यू में मैंने एक मिस्टेक कर दी। तो हमें बताया गया था कि जो वीडियो कैमरा है वो ऑन रखना है, कैमरा ऑन रखना है। तो फिर जो अगला इंटरव्यू था उसने ऑन नहीं रखा था, फिर मैंने भी नहीं रखा। तो वो हीट ऑफ द मोमेंट वो मिस्टेक हो गई इन द मोमेंट। फिर वो एक इंटरव्यू हुआ आधे घंटे का, उसके बाद मेरे को वापस से HR का कॉल आया। देन शी स्टार्टेड स्कोल्डिंग मी। तो बोला कि कैमरा क्यों नहीं चालू किया? मैं बोला भूल गया था। हाँ, उस टाइम पे नॉलेज, हाँ तो हो गया, हाँ तो हो गया। तो फिर उसके वापस से मेरा मैनेजर हुआ, देन फिर HR राउंड एंड देन प्लेसमेंट हो गया। तो अभी ऑलमोस्ट 4 इयर्स अभी होंगे नवंबर में। तो वहाँ पे एज ए डिज़ाइन इंजीनियर आप काम कर रहे हैं। तभी जैसे आपने प्लेसमेंट का बोला कि आपका डायरेक्टली चेंज किया था, तो यहाँ आपने एक चीज़ बताई मुझे, IAS जिसको अभी हम ESE बोलते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम। तो काफ़ी बच्चे रहते हैं, मुझे काफ़ी ऐसे भी डाउट्स आते हैं स्टूडेंट्स के, सर मुझे MPC UPSC करना है, मुझे तो कोई भी रैंडम कॉलेज चल जाएगा, या मुझे तो कैट देनी है सर, इंजीनियरिंग तो मैं जस्ट वो है ना बी यूर सेल्फ वाला सीन है उनका। तो ये प्रिपरेशन वाला जो ग्रुप है, इनको आप क्या सजेशन करोगे? क्योंकि आपको भी पता है इंजीनियरिंग में एक तो पढ़ाई भी करनी पड़ती है, सबमिशंस रहता है, अगर मैकेनिकल सिविल के बारे में बात करूँ तो शीट्स भी निकालने पड़ते हैं। आप ऐसा तो नहीं बोल सकते कि आने वाला कलेक्टर मैं ही हूँ भाई, तो मैं क्यों शीट्स निकालूं, मुझे तो ये करना ही नहीं है। तो उनको क्या सजेशन रहेगा कोई पैरेलली अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं? स्पेसिफिकली मैंने COP के बारे में बताया, लाइक आपका भी ऑब्जर्वेशन रहेगा, क्योंकि मैं जब PGI में क्लासेस करता था
तब मैंने देखा है कि काफ़ी बच्चे ना प्रिपरेशन कर रहे हैं और COP नहीं देते थे, गेट का कर रहे हैं, सेकंड ईयर से कर रहे हैं। तो आपका क्या सजेशन रहेगा जो स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट ईयर में जिनके दिमाग में चल रहा है कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना है? तो ये सब फंडे जो है वो लाइफ में धीरे धीरे क्लियर होते हैं तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा क्लियर होंगे, ठीक है। लेकिन जो भी मतलब MPSC UPSC देना चाहता है तो उसके लिए तो फिर मैं बोलूँगा कि पूरा मेंटल क्लैरिटी लगेगा, क्योंकि वो पैरेलली इतना समय नहीं दे पाओगे। क्योंकि मेरे साथ के भी जो लोग थे वो कर रहे थे तो दे वेर प्रिटी मच मतलब वो कुछ और चीज़ कर ही नहीं पा रहे थे, एग्जॉस्ट हो जाते थे। क्योंकि एक तो कॉलेज भी करना है, उसके बाद ये करना है, और पैरेलली कॉलेज का भी जो स्टडीज़ है, प्रैक्टिकल्स है, वो सब भी करना है। तो इट इज़ एग्जॉस्टिंग। और अभी उसमें से मतलब लग जाता है, मतलब 3-4 साल तो आराम से लग ही जाते हैं कॉलेज होने के बाद भी। अभी तो मेरे दोस्त है जो अभी भी कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, लेकिन जिनका अभी तक हुआ नहीं है सिलेक्शन। ऐसे नहीं है कि ब्राइट स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट ब्राइट ही है, लेकिन उधर कंपटीशन इतना है और पता नहीं ना कि कौन से चीज़ में से क्या क्वेश्चन आ जाए, बहुत वास्ट है। तो MPSC UPSC का ऐसे ही कि आप मतलब आई एम नॉट द राइट वन टू गाइड हियर, लेकिन अगर आपका पूरा क्लियर है पहले से थॉट प्रोसेस तो ठीक है आप करो। लेकिन कैट का वगैरह है तो फिर वो तो पैरेलली हो जाएगा कैट का, क्योंकि उसमें इंजीनियर जो है वो थोड़े मल्टी डायमेंशनल रहते हैं तो वो कर लेते हैं कवर कैट का वगैरह। बस MPSC UPSC का थोड़ा सा मतलब मेंटल क्लैरिटी के साथ चलो। कहीं ना कहीं यहाँ ना एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है शुभम, कि जैसे मीन्स काफ़ी इवेंट्स होते हैं, आपको पता है इंजीनियरिंग में मैंने भी COP के इवेंट्स अटेंड किए। तो यार ये तो COP का है, ये तो VGT का, ये तो VIT का, ये तो निकाल ही लेगा या इसका तो प्लेसमेंट हो ही जाएगा। तो अभी देखो काफ़ी बच्चे के जो COP के हो गए, जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हो, माइट भी VIT MIT अच्छे कॉलेजेस से हो गए, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस टॉप कॉलेजेस उन बच्चों को आपको क्या आपका क्या गाइडेंस रहेगा कि उन्होंने किस तरह से 4 साल प्लान करनी चाहिए? या ऐसा ही है कि कॉलेज अगर सही है तो ही सक्सेसफुल होगा, या कहीं ना कहीं वो होता है ना कि दो दोस्त रहेंगे, जैसे एग्जांपल आप ले लो, मैं और मैं, आपको लग गया COP, मुझे लग गया कोई टायर 3 का कॉलेज, मेरे दिमाग में आएगा यार शुभम और मैं तो साथ में था 12th में, इसका तो ये लग गया, मेरा ये। तो कहीं ना कहीं तुम उस जो दूसरा बच्चा रहेगा सूरज, उसको क्या गाइड करोगे आप कि 4 साल भाई तू इस तरह से भी करेगा ना तो तू फाइट मार लेगा, तू बीट कर लेगा, वो COP का हो, VGT का हो, या और किसी भी इंस्टीट्यूट्स का। तो ऐसे है कि जो Tier 1 कॉलेजेस है उसमें सिर्फ एक चीज़ आपको अच्छे से मिल जाती है, एक्सपोजर, और कंपनीज आपके पास आती है, बस यही है। जो Tier 2 कॉलेजेस में रहेंगे उनको फाइट थोड़ी ज़्यादा मारनी है। लेकिन इधर मैं एक एनालॉजी दूंगा तो जैसे अभी जो Tier 1 कॉलेजेस रहते हैं तो उसमें जो कंपनीज आती है, मतलब फॉर दी पास्ट 4-5 ईयर्स जो ट्रेंड है कि जो टॉप कंपनीज है वो प्रीफर तो करती है, लेकिन अभी थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो जैसे क्या होता है कि जो ये जो Tier 1 वाले कॉलेज रहते हैं उनमें जो ये जो लोग आते हैं MNCs लोग उठाते हैं, देन दे गिव द प्लेसमेंट एंड उन पे इन्वेस्ट करते हैं, एंड दिस गाइज 1 साल या 1.5 साल में छोड़ के चले जाते हैं। सो द ट्रेंड इज नाउ लाइक कि ये ज़्यादातर प्रीफर करते नहीं है इनको, क्योंकि उनको भी उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो उनको आगे जाके उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी मिलना चाहिए ना कंपनी वालों को। तो वो अभी Tier 2 और Tier 3 के तरफ ज़्यादा मुड़ रहे हैं, क्योंकि उनको फिर ऐसे है कि ये बंदा रहेगा यहाँ पे 2-3 साल रहेगा। तो ऐसे नहीं है कि आप Tier 2 कॉलेज में हो तो आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, बस आपको है कि आपको फाइट ज़्यादा मारनी पड़ेगी। तो जैसे कंपटीशन जो है वहाँ पे थोड़ा और बढ़ जाएगा, क्योंकि Tier 2 में जितने भी बंदे रहेंगे वो सबको प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है, तो सबको उतनी फाइट मारनी पड़ेगी। तो वही है कि खुद को इतना डेवलप करो, Tier 2 में रहने के बाद भी कर सकते हो, ऐसे कुछ नहीं, इतना डेवलप करो कि तुम Tier 1 वाले बंदे को भी फाइट दे सको। तो यही सब है, टेक्निकल एक्सपोजर जितना कर सकते हो करो, प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो, प्रोजेक्ट से एक्सटर्नल फंडिंग उठा सकते हो तो एक्सटर्नल फंडिंग उठाओ। तो जो बंदा ये सब करेगा ना Tier 2 से, वो उसका होल डेवलपमेंट हो जाएगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हो जाएगा, उसका फाइनेंशियल डेवलपमेंट भी हो जाएगा, क्योंकि उसको पता रहेगा कि कहाँ से कौन सी चीज़ करनी है ताकि ये कर सके। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
हाथ पैर मारो, हाथ पैर बैठे मत रहो, है ना। हाँ, एक जगह बैठो कि कुछ नहीं फिर तो वो तुम्हें यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा तुम्हारा अच्छे कॉलेज में। होगा, में भी रह के कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, हाँ। क्योंकि उधर भी लोग हैं जो प्लेसमेंट नहीं मिलता है उनको आखिरी में। ओके ग्रेट। ऐसे नहीं है कि सबको प्लेसमेंट मिलता है, इसीलिए तो प्लेसमेंट परसेंट 100 नहीं है ना। चलो सही है। हम डिस्कस करते हैं इंजीनियरिंग के बाद का कैसे नहीं, क्योंकि काफ़ी बच्चों को मीन्स कॉलेज के बाद जॉब लगती है और फर्स्ट जॉब इज हेक्टिक जॉब ऐसे कहा जाता है, तो थोड़ा उसका क्या रोल रहा है आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में? तो जैसे कॉलेज और इधर की प्रोफेशनल दुनिया काफ़ी मतलब अप एंड डाउन है, तो उधर जो सीखे वो इधर मैटर करेगा, बस ये है कि अप्लाई करते आना चाहिए। तो जितना अप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज ग्रूम कर पाओगे इन द इनिशियल फेज ऑफ योर प्रोफेशनल डेवलपमेंट उतना करो। उसके पैरेलली जो स्किल्स जितना डेवलप कर सको, तो जैसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हो गया या फिर कोई और अदर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हो गया, तो वो डेवलप करो। पैरेलली कम्युनिकेशन जितना स्ट्रॉन्ग कर सको, मतलब विथ योर पीयर्स एंड ऑल्सो विथ योर सीनियर्स, सो वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट सीखो, क्योंकि जो कॉलेज में रहता है कि एट द लास्ट मोमेंट जब तक गले तक ना भरे तब तक नहीं करते हैं, तो वो थोड़ा सा एटीट्यूड इधर नहीं चलता है, क्योंकि इधर आपको प्लान करना है जो एक्टिविटीज़ है आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़। तो टाइम मैनेजमेंट सीखो बेसिकली, और जितना ज़्यादा डिसिप्लिन हो सको तो वो डिसिप्लिन मेंटेन करो, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ये करते हुए देखा है कि वी डोंट हैव टाइम फॉर दिस। टाइम है, बस प्लान करो, क्योंकि ऑफिस के 9-10 घंटे निकाल दो, सोने के 7 घंटे निकाल दो, फिर जो नॉर्मल जो तुम्हारा टाइम है उसमें भी 2-3 घंटे निकाल दो, फिर भी 4 घंटे बचते। यू स्टिल हैव टाइम, बट यू हैव टू प्रायोरिटाइज द थिंग्स। बस वो जो प्रायोरिटाइजेशन है वो खुद से आना चाहिए, वो कोई और मैं आपको बताऊंगा लेकिन आपको वो समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो फॉलो नहीं करोगे। तो जब तक कि आप वो डिसिप्लिन खुद में नहीं लाते हो वो नहीं होगा। सो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर अभी आगे के क्या प्रोफेशनल गोल्स है, या साथ साथ अभी आपका क्या चल रहा है? मीन्स जॉब पे फोकस कर रहे हो, जहाँ तक मैंने देखा है अभी फिटनेस पे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, तो क्या और पैरेलली आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो मीन्स, या कुछ प्रोफेशनल गोल्स के बारे में आप डिस्कस करना चाहते हो? ऐसे प्रोफेशनल गोल्स एज सच अभी कुछ सेट नहीं किया है मैंने खुद के लिए। तो अभी जो जॉब रोल है वहाँ पे आई वांट टू ग्रो, एंड पैरेलली जो फिटनेस का आपने बोला हो, फिटनेस में थोड़ा सा अभी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। सो वांट टू बी, मतलब फिटनेस का है, और ऐसे वांट टू बी दैट जैक्ट ह्यूमन। तो वो सब चल रहा है अभी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड फिजिकल ट्रेनिंग, तो उस पर ज़्यादा फोकस है। ऐसे नहीं कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट में भी है, लेकिन अभी ऐसे कुछ गोल सेट नहीं किया है मैंने खुद के लिए। आई हैव टू डू दैट। तो चलिए ठीक है, काफ़ी अच्छे से आपने गाइड किया, और काफ़ी आई मीन डिस्कशन के टाइम पे आपने 360 डिग्री चीज़ें बता दी। मीन्स जैसे मेरे क्वेश्चंस काफ़ी मेटलर्जी ब्रांचेस और काफ़ी चीज़ें थी, लेकिन आपके एक ही आंसर्स में वो काफ़ी अच्छे से एक स्ट्रीमलाइन होके बच्चों को मीन्स हेल्प आउट करेगी। सो थैंक यू शुभम, थैंक यू बिहाफ ऑफ बड़ी सारथी एज वेल। Thank you for having me. Okay. And all the best to all the upcoming aspirants, I will say. Okay. चलो, थैंक यू गाइज।